नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के बारे में। पश्चिमीकरण को हमने समझा था कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाना पश्चिमीकरण कहलाता है और संस्कृतिकरण का तात्पर्य हमने समझा था एम एन श्रीनिवासन के अनुसार कि निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति की विचारधारा और जीवन पद्धति को अपनाते हैं। तो हमने इसके अर्थों को समझा था, साथ ही साथ हमने संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करा था। तो उसमें से कुछ विशेषताएं और भी हैं, एक बार आप देख लो, फिर हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण। तो जब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में, तो ऊपर की इन विशेषताओं के बारे में हमने बात करी थी। ये दो विशेषताएं और भी हैं जिन्हें आप जान लो। मूल्य एवं व्यवहार में परिवर्तन। तो संस्कृतिकरण केवल रीति रिवाज, परंपराओं आदि में परिवर्तन नहीं है, ये लोगों के मूल्य एवं व्यवहारों में भी परिवर्तन करता है। अर्थात यह केवल लिमिटेड चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक जीवन में लोगों के भाषा, धार्मिक मान्यताओं एवं सामाजिक संरचनाओं पर भी प्रभाव डालता है। अर्थात उनके जीवन के जो मूल्य हैं, उनके जीवन जीने के जो तरीके हैं, उनके जीवन में जो व्यवहार करने का एक तरीका है, उनमें भी संस्कृतिकरण परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्या है? स्वैच्छिक या बलपूर्वक। जैसा कि हमें पता है संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, तो यह प्रक्रिया स्वैच्छिक भी हो सकती है, मतलब अपने आप भी हो सकती है, जो कि किसके कारण हो सकती है? आधुनिकीकरण के कारण। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न टाइम आने के बाद वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इंडिया में। लोगों के पहनावे आप देख लो, पैंट शर्ट, जीन्स टॉप, या बोलने में इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होने लगी है, खाने में नूडल, पिज्ज़ा, बहुत तरह की फास्ट फूड खाने लगे हैं। क्या ये पारंपरिक हमारा खान पान या वेशभूषा है? नहीं, हम लोगों के यहाँ सिंपल खान पान होते थे जो लोकल एरिया के खाने थे। या पहनावे की अगर बात करो, सिंपल धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा होता था। बट सूट बूट टाई वाई पहनना, ये सारी चीज़ें कैसे हुई? स्वैच्छिक रूप से, आधुनिकरण के प्रभाव के कारण। अर्थात जब भी परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक, वो स्वयं से लोग खुद अपने प्रभावित होकर परिवर्तन कर लें। दूसरा ये कि कोई फोर्सफुली उनसे करवाए। जब आपकी कंट्री पे किसी और का शासन होगा, तो वहाँ पे जो चेंज आएंगे वो बलपूर्वक आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था या मुगलों का शासन था, तो वहाँ पे हिंदी या संस्कृत को हटा के अपनी अपनी भाषा, अरबी, फारसी या इंग्लिश को सीखने पे जोर दिया गया। बट अगर आप स्वतंत्रता के बाद बात करो, तो लोगों को कपड़े पहनने, बोलने या खान पान में उनकी खुद की चॉइस है, जो कि आधुनिकीकरण के कारण आई है। उसमें क्या है कि उनके पारंपरिक जो वेशभूषा है या खान पान है, उसको छोड़ के वो आधुनिक चीज़ों को स्वयं से ही अपना रहे हैं। जो स्वयं से अपना रहे हैं वो हो गया स्वैच्छिक परिवर्तन, और जो बलपूर्वक हुआ था वो हुआ था किसी न किसी के शासन काल में। तो संस्कृतिकरण में क्या होता है कि चीज़ें परिवर्तित तो होती हैं, उसमें दो रीज़न हो सकते हैं, बलपूर्वक भी और स्वैच्छिक भी। जब संस्कृतिकरण निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की विचारधारा या जीवन पद्धति को अपनाया जाता है, वो होता है स्वैच्छिक। वो स्वयं उच्च जाति के व्यवहारों का अनुकरण करती हैं। हमने संस्कृतिकरण के बारे में समझ लिया है, साथ ही साथ पाश्चात्यकरण के बारे में भी जान लिया है। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है डिसंस्कृताइजेशन, यानी असंस्कृतिकरण। इसके बारे में भी आप जान लो। देखो, हमने संस्कृतिकरण में क्या समझा था कि निम्न जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाज, कर्म कांड आदि चीजों का अनुकरण करती हैं, जिससे कि वो जाति संस्तरण है उसमें उच्च होने का दावा पेश करती हैं। ठीक। इस संबंध में डॉक्टर डी एन मजुमदार जी ने मोहाना गांव में अध्ययन किया और ये जानने का प्रयास किया कि क्या इस गांव में भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में जो चीज़ें बोली गई हैं वो लागू होती हैं। तो उन्होंने पाया कि मोहाना गांव में निम्न जातियों में कोई उत्सुकता नहीं है उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाने में या कर्मकांड को फॉलो करने में। तो डॉक्टर मजुमदार के मोहाना गांव के अध्ययन के दौरान हमें ये पता चलता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सर्वव्यापक नहीं है, अर्थात उस समय पूरे भारत में हर जगह संस्कृतिकरण नहीं पाई जा रही थी। वो कुछ क्षेत्रों में ये चीज़ देखने को मिली थी, बल्कि उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बजाय असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, जिसके कारण समाज में परिवर्तन या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मजुमदार जी के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की अपेक्षा असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्रता से भारत में गतिमान है।
और अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें कि असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य होता क्या है, तो ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। अर्थात संस्कृतिकरण में जहाँ निम्न जातियाँ उच्च होने का प्रयास करती हैं, असंस्कृतिकरण में क्या होता है कि उच्च जातियाँ निम्न जातियों के व्यवसायों को अपनाती हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि उच्च जातियां अपनी आदतों, रीति रिवाज, व्यवहार, संस्कार आदि को तीव्रता से छोड़ती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिटीज में जाते हो या मेगा सिटीज में देख लो, वहाँ पे क्या है, जूते, चप्पल, लॉन्ड्री, इन सारी दुकानों की अगर बात करो तो ऐसा नहीं है कि शूद्र वर्ण के या निम्न जाति के लोग ही इन सब कामों को कर रहे हैं, मोची या चमड़े का काम। अब हर तरह के जाति के लोगों को इस तरह के व्यवसाय में आप देख सकते हो। बड़ी बड़ी शोरूम हैं जहाँ पे जूते चप्पलों के बहुत सारे ब्रांड हैं या लॉन्ड्री के काम हैं, वो हो रहे हैं। और किन के द्वारा? सवर्ण के लोगों के द्वारा, अर्थात उच्च जाति के लोगों के द्वारा। जबकि अगर आप वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करोगे, निम्न जाति के लोग ये सारे काम करते थे, सफाई करना, जूते चप्पल के काम करना या कपड़े सिलना या बर्तन या लकड़ी के कामों को करना। तो असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है? संस्कृतिकरण की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है, उच्च जाति के लोग अपनी ही आदतों को छोड़ के निम्न जाति की चीज़ों को अपना रहे हैं। तो असंस्कृतिकरण के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण। स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण को समझने से पहले हम थोड़ा सा इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहली बात तो ये, इस कॉन्सेप्ट को दिया था मैकिम मैरियट ने अपनी फेमस बुक लिटिल कम्युनिटीज इन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन में। और मैकिम मैरियट एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी नामक गांव में अपना अध्ययन किया था। देखो, सर्वव्यापीकरण और स्थानीयकरण एक प्रोसेस है जो किसमें हेल्प करता है? भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन को समझने में। शॉर्ट में बोले तो इंडियन सोसाइटी में जो कल्चरल चेंज हो रहे थे, यानी सांस्कृतिक जो परिवर्तन हो रहे थे, उनको समझने के लिए स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण की प्रक्रिया मदद करती है। और स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बारे में, जिसके बारे में बात करी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और इन्होंने ही फेमस कॉन्सेप्ट दिया है लघु समुदाय का, अपनी किस बुक में? फेमस बुक द लिटिल कम्युनिटी में। देखो, जब लिटिल कम्युनिटीज इन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन आएगा तो वो मैकिम मैरियट की बुक है, बट जब आएगा द लिटिल कम्युनिटी तो वो होगा रॉबर्ट रेडफील्ड का। और लघु परंपरा और बृहद परंपरा के आधार पे ही स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण को अच्छे से समझा जा सकता है। अपनी फेमस बुक द लिटिल कम्युनिटी में रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि वो स्थान विशेष में पाया जाता है, वो आकार में लघु अर्थात स्मॉल होता है, उसमें समरसता यानी होमोजेनिटी पाई जाती है, लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं यानी आत्मनिर्भर होते हैं। तो जो लघु समुदाय है वहाँ पे किस प्रकार की परंपरा पाई जाती है? लघु परंपरा। तो जब लघु परंपराएं यानी सीमित क्षेत्र में पाई जाने वाली, लोगों के द्वारा सेलिब्रेट की जाने वाली जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, वो जब बाहर की ओर निकलती हैं और बाहरी परंपराओं में प्रभाव डालती हैं, वो कहलाता है सर्वव्यापीकरण। और जब बृहद परंपराएं स्थानीय परंपराओं में मिलती हैं तो वो कहलाता है स्थानीयकरण। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, लघु परंपरा और बृहद परंपरा को लेके अगर आपको कंफ्यूजन है, पहले उसे समझ लो, फिर उसके बाद स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण पे हम आते हैं। देखो, नाम से पता चल रहा है लघु परंपरा यानी स्थान विशेष की परंपरा, स्थानीय परंपरा। इसे आप कृषक वर्ग से रिलेट करके समझ सकते हो। मान लो ये छोटा सा समुदाय है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। लघु समुदाय है तो ग्रामीण समुदाय समझ लो, या छोटे लेवल का समुदाय जहाँ पे मेनली फोकस होता है कृषि जैसे व्यवसायों में। तो इसलिए कृषक वर्ग से जोड़ के देखा जाता है लघु परंपराओं को या स्थानीय परंपराओं को। जबकि जो राष्ट्रीय परंपराएं होती हैं यानी बृहद परंपरा, उसे ही ग्रेट ट्रेडिशन और राष्ट्रीय परंपरा भी बोली जाती है, वो रिलेटेड होती है अभिजात वर्ग से। अभिजात वर्ग का तात्पर्य क्या कि मतलब वो सब जगह पे पाई जाती है, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा इसका पालन होता है। और ये दोनों ही परंपराएं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं, इंटरैक्शन करती हैं, और ना केवल इंटरैक्शन बल्कि एक दूसरे पे आश्रित होती हैं।
लिटिल परंपराएं बृहद परंपरा को प्रभावित करती हैं, बृहद परंपराएं लिटिल परंपराओं को प्रभावित करती हैं, और ये दोनों ही मिलजुल के एक दूसरे में समायोजन करने के बाद किसी भी सोसाइटी में चेंज लाती हैं। और जब हम बात करते हैं मैकिम मैरियट की, तो उन्होंने लघु परंपरा और बृहद परंपरा के आधार पर ही स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण की व्याख्या की है। उन्होंने इसी अध्ययन पद्धति को आधार बना के किशनगढ़ी गांव में यह जानने का प्रयास किया कि किशनगढ़ी गांव का संबंध बाहरी क्षेत्रों से कितना है, अर्थात यहाँ की परंपराएं बाहरी परंपराओं में कितना प्रभाव डाल रही हैं और बाहरी परंपराएं इनके स्थानीय परंपराओं में कितना प्रभाव डाल रही हैं। और जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ये जो किशनगढ़ी गांव है वहाँ पे लघु परंपरा और बृहद परंपरा दोनों ही के तत्व समाहित हैं, यानी दोनों ही के तत्वों को वहाँ की सोसाइटी में देखा जा सकता है और वो एक दूसरे से इंटरैक्शन करती हैं, जिससे कि वहाँ पे सांस्कृतिक परिवर्तन घटित होता है। देखो, अगर स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण को समझना है तो आप स्थानीयकरण को अच्छे से समझ लो, सर्वव्यापीकरण आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के अपोजिट भी बोल सकते हो कि एक का मतलब अगर नीचे की तरफ जाना है तो दूसरे का मतलब ऊपर की तरफ जाना है। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले तो इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लो। स्थानीयकरण इंग्लिश के प्रोकेलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और प्रोकेलाइजेशन शब्द बना हुआ है लैटिन भाषा के प्रोकल से, जिसका अर्थ क्या होता है? संकीर्णता या ग्रामीणता। इसी कारण स्थानीयकरण को ग्रामीणीकरण भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें स्थानीयकरण के अर्थ की और अच्छे से, मैकिम मैरियट से पहले स्थानीयकरण के बारे में जिन्होंने भी अपने विचार दिए हैं उनका मानना था स्थानीयकरण की प्रक्रिया में संकीर्णता के तत्वों का समावेश होता है। बट जब मैकिम मैरियट ने बात करी तो उन्होंने बताया संकीर्णता के तत्व का समावेश ना होके उसमें स्थान विशेष यानी स्थानीय धार्मिक विश्वासों का अधिक महत्व होता है। मतलब ये जो बृहद परंपराएं हैं ये जब लघु परंपरा में जाके मिल जाती हैं तो हम उसे कहते हैं स्थानीयकरण। मैकिम मैरियट के अनुसार भारतीय ग्रामीण समाज की संस्कृति को समझने के लिए या उनकी परंपराओं को समझने के लिए दो प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। पहला तो स्थानीयकरण द्वारा, दूसरा है सर्वव्यापीकरण के द्वारा। और इन दोनों ही प्रक्रियाओं को उन्होंने लघु परंपरा और बृहद परंपरा के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब लघु परंपरा किसे कहते हैं, उनके उदाहरण एक दो देख लो आप, और बृहद परंपरा, तो चीजें काफी इजी हो जाएंगी आपको समझने में। लघु परंपरा का तात्पर्य क्या है? स्थान विशेष में पाई जाने वाली परंपरा, रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव। जैसे कि अगर हम बात करें बसीड़ा पूजा या कुएं के देवता की पूजा या घट चतुर्थी, बुरहाओ बाबा की पूजा, ये जो चार पूजा मैंने बताई है, क्या इसके नाम सबको पता होंगे भारत में? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये चार जो त्योहार हैं ये आते हैं लघु परंपरा के अंतर्गत। और किस गांव में ये पूजा करी जाती है? उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव में, जिसके बारे में मैकिम मैरियट ने बताया है। तो लघु परंपराओं का तात्पर्य क्या है? जो स्थान विशेष पे पाई जाती हैं, वहां पे अपना महत्व रखती हैं, वहां के लोगों द्वारा इसे बरसों से निभाया जा रहा है। बट बृहद परंपरा क्या होती है? होली, अगर मैंने बोला होली का एग्जाम्पल दिया, या दिवाली या दशहरा, या मैं बोलूँ क्रिसमस अभी, तो ये ऐसी परंपराएं या ऐसे त्योहार हैं जिनको सब जगह मनाया जाता है। इसके बारे में जितने भी लोग सुनेंगे उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बट क्या बसीड़ा पूजा के बारे में किसी को पता है? या बुरहो बाबा की पूजा के बारे में सबको पता होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता होगा। तो लघु परंपरा वो होती है जो लिमिटेड क्षेत्र में पाई जाती है, और बृहद परंपरा जो व्यापक रूप से पूरे राष्ट्र में फैली है। इसीलिए तो इसे राष्ट्रीय परंपरा कहते हैं। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि बृहद परंपरा को ग्रेट ट्रेडिशन या राष्ट्रीय परंपरा भी बोलते हैं। तो लघु परंपरा और बृहद परंपरा को आपने समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण की प्रक्रिया के बारे में। स्थानीयकरण का तात्पर्य होता है बृहद परंपरा के तत्वों का नीचे की ओर बढ़ना और किससे जाके छोटी परंपरा के तत्वों से मिल जाना। अर्थात जो ये बृहद परंपरा है वो लघु परंपरा में आके जब मिल जाती है तो वो चीज़ कहलाती है स्थानीयकरण। फॉर एग्जाम्पल संस्कृतिकरण, जो रिलीजियस प्रैक्टिस होते हैं उच्च जातियों के,
वो सेम चीज़ अपनाते हैं निम्न जाति के लोग, यानी उन्हीं की तरह अपने धार्मिक कर्मकांड, रीति-रिवाज, परंपराओं को निभाते हैं। तो उच्च जाति की जो परंपराएँ हैं, वो निम्न जातियों में जब आके मिलती हैं, तो वो एक उदाहरण हो गया है स्थानीयकरण का। या आप एग्ज़ाम्पल ले लो मॉडर्न एजुकेशन। वेस्टर्न स्टाइल का जो स्कूल सिस्टम है, वो अब अडॉप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में उनको सीखने का मौका देना चाहिए। या आप बोल सकते हो कि आधुनिक शिक्षा का ग्रामीण रूप। गाँव में क्या है, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को स्थानीय भाषा मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ और पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, जिससे बच्चों को शिक्षित किया जाए। और साथ ही चॉक एंड टॉक मेथड आप नहीं यूज़ कर सकते या व्याख्यान विधि वगैरह के द्वारा आप छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। तो ये जो सिस्टम है, वो चीज़ हमने कहाँ से अपनाई है? वेस्टर्न स्टाइल से, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तरह ही है। और ये चीज़ क्या है? ये बृहत परंपरा के अंतर्गत आती है, जो हर जगह पे सामान्यतः देखी जाती है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। बट इंडिया में अब जाके ये चीज़ ज़्यादा अडॉप्ट की जा रही है। तो ये क्या हो गया है? स्थानीयकरण का एग्ज़ाम्पल। थर्ड एग्ज़ाम्पल आप देख लो फैशन का। वेस्टर्न जो कपड़े हैं, जीन्स या स्कर्ट टॉप या जो भी चीज़ें हैं, वो अब भारतीय गाँव में भी अपनाई जा रही है, बट उसमें थोड़े से ट्रेडिशनल टच दिया जा रहा है। यानी वहाँ की जो पारंपरिक वेशभूषा है, जीन्स तो पहन रही हैं लड़कियाँ, बट उसके साथ लॉन्ग कुर्ती या टॉप ऐसा पहन रही हैं, जो वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ सूट करता हो। या आप देखते होंगे कि जीन्स टॉप के साथ या जीन्स कुर्ती के साथ स्कार्फ या दुपट्टे यूज़ करती हैं लड़कियाँ, जिससे कि वो पहनावा ग्रामीण सामाजिक नियम के अनुसार हो जाए। तो सिंपल शब्दों में जो व्यापक रूप से परंपराएं चली आ रही हैं, ज़्यादातर जगहों पे जिसको मान्यता प्राप्त है, वो सारी चीज़ें स्थानीय माहौल के हिसाब से चेंज होके वहाँ पे भी अपनाई जा रही हैं, वो हो जाता है स्थानीयकरण। सेकंड है सर्वव्यापीकरण, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें क्या है, लघु परंपरा के तत्व अर्थात जो नीचे जो छोटी सी परंपरा के तत्व हैं, वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं तथा राष्ट्रीय या बृहद परंपरा बन जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है? सर्वव्यापीकरण। अर्थात किसी स्थानीय पारंपरिक या जाति प्रथा का विस्तार होकर उसे राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल जाना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, गांव या क्षेत्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक धरोहर होते हैं, उनको बड़े स्तर पर अपनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो भारतीय योग या आयुर्वेद का वैश्वीकरण। ग्लोबली उसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट पहले क्या था, जो भारत के संत हैं या ऋषि मुनि हैं, उनके द्वारा योग किया जाता था। बट अभी पूरी दुनिया में ग्लोबली एक्सेप्ट हो चुका है योग। और योग दिवस के बारे में भी आप जानते हो, मोदी जी के शासनकाल में ये चीज़ हुई थी कि योगा दिवस मनाया जाता है। योग को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया है। और आयुर्वेद जो पहले भारतीय गांव तक ही सीमित थे, अब आयुर्वेदिक चिकित्सालय और दवाओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद फेमस हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है इंडियन फेस्टिवल। भारतीय जो त्योहार थे वो वैश्विक स्तर पर भी अब मनाए जाते हैं। होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, दीपावली, फेस्टिवल ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों को अब अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, अन्य जो भी देश हैं, बाहरी देश हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। या नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हो, भारतीय जो लोक संगीत है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण। पंजाबी सॉन्ग्स पहले तो सिर्फ पंजाब तक सीमित थे, बट फिर पंजाब के साथ साथ वो अदर इंडियन स्टेट्स में पॉपुलर हुए, खासकर यूपी बिहार वाले साइड में। अब धीरे धीरे आप देखते होंगे कि भांगड़ा या जो गरबा है वो बहुत ज़्यादा पॉप कल्चर बन चुका है। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में गरबा नवरात्रि के टाइम पे मनाया जाता है या भांगड़ा किया जाता है। तो जो इंडियन कल्चर का था, एक लिमिटेड एरिया में रहता था, वहाँ से वो रिलेट करता था। फॉर एग्जांपल भंगड़ा या गरबा या इंडियन डांस स्टाइल हैं, अभी उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको वैश्विक तौर से अपनाया गया है या व्यापक तौर पे उन्हें मान्यता मिल गई है। वो किसके एग्जाम्पल हैं? सर्वव्यापीकरण के। तो अगर हम बात करें स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण की, तो जब स्थानीयकरण की प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या प्रभाव होता है कि संस्कृति संकुचित और विशिष्ट हो जाती है। एक सीमित क्षेत्र में आके वहाँ के गुणों के हिसाब से चेंज हो जाती है स्थानीयकरण में। और जब हम बात करते हैं सर्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में, तो इसका प्रभाव क्या होता है कि संस्कृति जो संकुचित थी, वो अब विस्तृत और सार्वभौमिक हो गई है। व्यापक रूप से उसका प्रभाव पड़ा है सब जगहों पे।
मैकिब मेरिट के सिद्धांत ये दिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार लगातार बदलती रहती है और किन प्रक्रिया के द्वारा, स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण के द्वारा। और ये दोनों ही प्रक्रियाओं के कारण भारतीय समाज में पारंपरिक और आधुनिकता के बीच जो है वो संतुलन बना है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसने भारतीय संस्कृति की आत्मा को नष्ट किया है, नहीं। भारतीय जो स्ट्रक्चर है वो इतना लचीला है, वो इतना फ्लेक्सिबल है और वो इतना समृद्ध है कि असंख्य भारतीय जो हैं उन्होंने आधुनिक चीज़ों को अपनाया भी है और अपनी जो पारंपरिक जो उनका कल्चर था, पारंपरिक जो उनकी संस्कृति थी, उसमें भी कमी आने नहीं दी है। अगर हम बात करें बाहरी संस्कृतियों की जिन्होंने प्रभाव डाला है भारतीय संस्कृति पे, वो सिर्फ भारतीयों के लिए एक नए विकल्प के रूप में है। अपनी जीवन पद्धति में कुछ नई चीज़ों को चुनने के लिए एक ऑप्शन है। उन्हें जो सूटेबल लगता है उसे वो चूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है जो उनका क्लासिकल या पारंपरिक जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनमें पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। आधुनिक और परंपरागत चीज़ों और उनके चुनाव के मध्य जो सामंजस्य स्थापित किया हुआ है, इससे पता चलता है कि इन दोनों ही प्रक्रियाओं के कारण भारतीय समाज में पारंपरिक और आधुनिकता के बीच संतुलन बना हुआ है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।